हेलो मेरे यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12th हिंदी हिंदी का वह वायरल पेपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जहाँ तक बहुत ज्यादा चांस है इस पेपर का आने का, तो इन जितने भी पेपर बता रहा हूँ सबको सब आपको देखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। जिसका कोड है, इस पेपर का कोड है 302 DK। 302 DK ये पेपर है। आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा हिंदी का। मैं पूरे हिंदी का इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं तो आप फेल तो नहीं होंगे। इसे पढ़ने में नहीं लिखा कि आप फेल हो जाएं। और ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड का को देखते हैं। खंड का में देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है पहला का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। ऑप्शन फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सेकंड है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन थर्ड है संपूर्णानंद। ऑप्शन थर्ड है अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह, अर्थात फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन खा है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन फर्स्ट है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन सेकंड है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन थर्ड है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन फोर्थ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सेकंड है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन थर्ड है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन फोर्थ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट है भारत की एकता। ऑप्शन सेकंड है पृथ्वी पुत्र। ऑप्शन थर्ड है कल्प वृक्ष। ऑप्शन फोर्थ है कला और संस्कृति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन पृथ्वी पुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहादुर कहानी के लेखक हैं। बहादुर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन फर्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन सेकंड है मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन थर्ड है जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन फोर्थ है अमरकांत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन अमरकांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का है उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका चतुर्थ सर्ग में। ऑप्शन थर्ड है सेकंड है नवम सर्ग में। ऑप्शन थर्ड है पंचम सर्ग में। ऑप्शन फोर्थ है तृतीय सर्ग में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन तृतीय सर्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं। कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं। ऑप्शन फर्स्ट है महादेवी वर्मा। ऑप्शन सेकंड है भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन थर्ड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन फोर्थ है जयशंकर प्रसाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पलासवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ऑप्शन सेकंड है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन थर्ड है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन फोर्थ है नरेंद्र शर्मा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन नरेंद्र शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है कांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सेकंड है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन थर्ड है महादेवी वर्मा। ऑप्शन फोर्थ है अज्ञे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अज्ञे, अर्थात ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निशान निमंत्रण की रचनाकार हैं। निशान निमंत्रण की रचनाकार हैं। ऑप्शन फर्स्ट है धर्मवीर भारती। ऑप्शन सेकंड है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन थर्ड है हरवंश राय बच्चन। ऑप्शन फोर्थ है जयशंकर प्रसाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश लिखे हैं और यहाँ से कुछ जुड़े प्रश्न नीचे पूछे गए हैं, उसको देखते हैं। पहला जिसमें क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये गद्यांश कहाँ से ले गया है, इसका संदर्भ लिखना है। इसको आप पढ़िए अच्छे से यहाँ, ताकि आप तब भी जान पाएंगे आप किस पाठ से ये जो है लिया गया है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की रसियां हैं, उन सब की प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती हैं, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो इसका संदर्भ पूछता है, संदर्भ देखते हैं। तो गद्यांश का शीर्षक जो है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ये हो गया इसका संदर्भ, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिन जिन लाइन के नीचे रेखा खींची गई है वही क्या है, रेखांकित अंश है। तो इसको देखिए, इसका व्याख्या जो है, लेखक का कहना है कि हमें राष्ट्र की उन्नति के लिए बड़ी प्रसन्नता, उत्साह एवं अथक परिश्रम के साथ कार्य करना चाहिए। हमारा यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि राष्ट्र में जितने भी लोग हैं हों, सबको काम मिले, कोई खाली ना रहे। ये हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का इसमें राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को लिखिए। इसका उत्तर है राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर भौतिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकास होता है। पृथ्वी के सीने में छुपी अपार संपदा की जानकारी ज्ञान विज्ञान से ही संभव है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्र के युवकों में जब तक जिज्ञासा की नई किरण नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। ये हो गया इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति की पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र की प्रगति होती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिलता है, कोई खाली नहीं बैठता है। इससे राष्ट्र की प्रगति होती है। ये हो गया इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये जो है पद्यांश दिए गए हैं और इसका नीचे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसको पढ़िए और देखिए ये किस पाठ से लिया गया। इसका पद्यांश का शीर्षक, इसका उत्तर है हो जाएगा पद्यांश का शीर्षक पवन दूत का और रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। ये हो गया इसका संदर्भ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तू भगवान कृष्ण को बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा मुरझाए हुए पुष्प की उपमा कोमल बाला राधा से की गई है। वहीं पे अगला क्वेश्चन कह रहा है श्री कृष्ण के कमलावत चरणों को कौन चूमना चाहता है। इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण के कमलावत चरणों को राधा चूमना चाहती है। अगला क्वेश्चन है राधा पवन दूत का से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा राधा पवन दूत का से मुरझाए हुए पुष्प को कृष्ण के कमल चरणों में डाल देने के लिए कह रही है। ये हो गया इसका उत्तर। अब देखिए इसी में अथवा करके पूछा है, इसको भी देख लेते हैं। अथवा करके जो पूछा सावधान मनुष्य विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक दे तजकर मोक्ष मृत्यु के पार हो चुका है सिद्ध तू शीश अभी नादान फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार इसका देखिए
पहला क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य है और इसके रचयिता कवि जो हैं का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवि दिनकर जी कहते हैं कि इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत पैनी यानी तेज है। अज्ञानी होने के कारण तो विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में सक्षम नहीं है। तेरी तनिक सी असावधानी से इससे तेरे ही अंग कट सकते हैं। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। इसका उत्तर हो जाएगा कवि मनुष्य को इसलिए सावधान कर रहा है क्योंकि मानव जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है वह किसी भी समय उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पद्य में फूल और कांटों से क्या तात्पर्य है। तो प्रस्तुत पद्य में दिनकर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें फूल और कांटों की कुछ भी पहचान नहीं है, अर्थात तुम्हें यह पहचान नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक है। यहाँ फूल और कांटों से तात्पर्य मनुष्य के लाभ और हानि से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि ने विज्ञान तलवार के प्रयोग करने से क्यों मना किया। इसका उत्तर हो जाए कवि ने विज्ञान को तलवार बताया और मन क्रीड़ा का माध्यम बना लेना स्वयं का नुकसान करना है, इसलिए इसके प्रचंड प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को इसका प्रयोग करने से मना किया है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा इसका का कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो 80 शब्द है। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल, मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इनका उत्तर देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय एवं रचना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके पिता उच्च कोट के ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बसरिया के मिडिल स्कूल से मिडिल पास किया। वर्ष 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1940 से वर्ष 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 19 मई सन 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परलोकवासी हो गए अर्थात उनका देहांत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी रचना को देख लेते हैं। निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटा, ये हो गया इनका निबंध संग्रह। उपन्यास जो है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। इनकी अन्य रचनाएं हैं संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर नाथ संप्रदाय, मेघदूत एक पुरानी कहानी, साहित्य साक्षर, सहज साधना। ये होगा इनकी रचना। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे। इनका जीवन परिचय रचना होगा। साहित्यिक परिचय देखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृत में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महान निबंधकार थे। हिंदी और संस्कृत साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर अध्ययन किया था। कबीर, सूर और तथा तुलसी आदि भक्त कवियों पर गंभीर गवेषणा की। उनके धर्मों तथा मतांतरी के साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर मनन और चिंतन किया था। ये हो गया इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं हो गया। क्योंकि देखिए कभी कभी जीवन परिचय पूछता है तो कभी कभी साहित्यिक परिचय पूछता है, तो इन सबको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आप सब कोई वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो इसका 80 शब्द है। चलिए इसमें देखते हैं। पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली सरल गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर,
तो रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय एवं प्रमुख कृतियां। जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर का परिचय। जीवन परिचय। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ था। अपने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। आप 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त भी हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 को हो गया। ये होगा इनका जीवन परिचय। अब इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर छायादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्हें प्रगतवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। इनकी प्रथम तीन काव्य संग्रह प्रमुख हैं। रेणुका, ओंकार, रसवंती उनके आरंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं हैं। उन्होंने सौंदर्य प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य रचना की है। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं। रेणुका, ओंकार, धूप छांव, बापू, इतिहास के आंसू, रसवंती, नीम के पत्ते, मगध महिमा, वातायन, इतिहास के आंसू, देव विग्रह, नील कुसुम, चक्रवाल, नए सुभाषित, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला, कवित्व, मृत्यु तिलक, आत्मा की आंखें, हारे को है नाम, दिल्ली, बारडोली, विजय, सीपी और शंख, धूप और धुआं, सामधेनी, रेती के फूल, विद्रोह, शिक्षा, रसवंती, द्वंद्व गीत, कलिंग, विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इत्यादि काव्य रचनाएं हैं। ये है रामधारी सिंह जी की प्रमुख रचनाएं थी। अब देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। अथवा करके कह रहा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। तो इनमें से किसी एक का उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। कहानी या ध्रुव यात्रा का मूल उद्देश्य प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा की विवेचना एवं वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि श्रेयस्कर है। निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी तत्वों की दृष्टि से एक सफल मनोवैज्ञानिक कहानी है। ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर। अधिकतम शब्द सीमा जो इसका है 80 शब्द है। तो इसमें देखिए खंड काव्य दिए गए हैं और इनका जो है अपने शब्दों में लिखना है। तो आपको पता ही है कि हर जिले का अलग अलग खंड काव्य है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अपने अपने जिले का तैयार कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं खंड खा की तरफ। खंड खा की तरफ बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर हमारा 8 का है दिए कि संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंग्रह हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे कुछ संस्कृत के गद्यांश दिए गए हैं और इनका जो है इससे जुड़े जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको लिखना है। कह रहा है गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के नृत्य जातकम पाठ खंड से अवतरित है। ये हो गया इसका संदर्भ। अब इसमें अनुवाद का देखेंगे। अनुवाद क्या कह रहा है। यह मेरा स्वामी हो। उसने हंस पोतिका ने 25 समूह पर दृष्टि डालते हुए मणि के रंग सादृश गर्दन तथा रंग बिरंगी पंखों वाले मोर को देखकर कहा, आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं देखती, अर्थात तुम्हें मेरे पराक्रम का आभास नहीं है। यह कहकर मोर ने अति गर्व साहस सहित लज्जा को त्याग कर पक्षियों ने उस विशाल समूह के मध्य नृत्य प्रारंभ किया और नृत्य करते करते नग्न हो गया। यह देख सुवर्ण राजवंश ने लज्जित होकर कहा, इसे न तो संकोच है और न पंखों को ऊपर करने में लज्जा। इस निर्लज्ज को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। अथवा करके जिसमें पूछा गया है। देखिए एक इसमें विज्ञान से इसको भी अथवा करके पूछा है और
तो इसका जो संदर्भ कह रहा है, संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालविया नामक पाठ से अवतरित है। वहीं पर अगर बात करें इसके अनुवाद की, इसका अनुवाद हो जाएगा, महामना मालवीय विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते वहां शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित हैं। ये हो गया इसका संदर्भ सही व्याख्या हो गई। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कह जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा मृत भयम नास्ति येषाम कीर्तनो वाचित। इसका जो संदर्भ है वह है प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद इसका है, जनसेवा में लगे महापुरुष की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है। अथवा कर किसी में जो एक श्लोक और पूछता है, रोचते भद्रम वा उल्कस्या विसर्जनम अक्रोधस्या मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। इसका जो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की जातक कथा नामक पाठ से पाठ के उल्लोक जातकम नामक खंड से लिया गया है। ये हो गया इसका संदर्भ। इसका अनुवाद देखते हैं। इसका अनुवाद है, मुझे इन भद्रजनों के बीच इस उल्लू का राज्याभिषेक रुचकर नहीं लग रहा है। बिना क्रोध की अवस्था में इसका मुख देखो, क्रोध की अवस्था में इसका मुख कैसा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित मुहारों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ईंट से ईंट बजाना, आंखें चार होना, अंग अंग ढीला होना, समर्थ को नहीं, दोष गुसाई। आइए देखते हैं इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग। ईंट से ईंट बजाना, किसी चीज को पूरी तरह नष्ट कर देना, तबाह कर देना। वाक्य में प्रयोग, युद्ध में दुश्मन ने दुर्ग को ईंट से ईंट बजा दिया। अगला है अंग अंग ढीला होना, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा बहुत थक जाना, शरीर में कोई ताकत ना रह जाना। वाक्य प्रयोग है, पूरे दिन काम करने के बाद मैं अंग अंग ढीला हो गया। अगला है आंखें चार होना, किसी से मिलना, मुलाकात होना। वाक्य प्रयोग है, रेलवे स्टेशन पर हमारी आंखें चार हुई। अगर देखिए समर्थ को नहीं, दोष से गुसाई, अर्थ इसका जो काम करने में सक्षम है उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता। वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा, राजा तो समर्थ है, उस पर दोष लगाना व्यर्थ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए इसको देखते हैं। क्या हमारी संस्कृति अस्मिता का हास तो हो रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। ये है आप पठित गद्यांश और इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो संस्कृत हास और उपभोक्तावाद का प्रभाव। और अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ है वह जीवन शैली या प्रवृत्ति जिसमें लोग अधिकाधिक भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। यह संस्कृति भौतिक सुख सुविधाओं को अत्यधिक महत्व देती है, जिससे समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित क्यों हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित इसलिए हैं क्योंकि हम दीर्घकालिक विकास और अस्थायी मूल्यों की जगह तत्कालिक तुष्टि और क्षणिक सुखों का पीछा कर रहे हैं। नैतिक मानदंडों के कमजोर होने और भोगवादी प्रवृत्तियों के बढ़ने के कारण हम अपने वास्तविक उद्देश्यों से भटक गए हैं। इसमें अथवा करके भी एक जो है यहाँ पे आपको गद्यांश देखने को मिल जाएगा और इससे जुड़े कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनका उत्तर देना है।
जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जीवन के लिए विद्या, धन और शक्ति को महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। आप इसको पढ़ेंगे तो सारा का सारा इसमें जो है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक निर्धारित कीजिए। तो नारी का महत्व और उसका सम्मान, ये हो गया इसका शीर्षक। फिर क्या कह रहा है अगला जो है, भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था? तो भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान वैदिक युग में था। अगला क्वेश्चन नंबर 11 का कहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे मनोज, मनोज, इसका फर्स्ट ऑप्शन है मन का ओज, मन का ज्ञान। सेकंड है मनुष्य का जन्म, मन की सुंदरता। शाह है कामदेव, सुंदर। और मन के अनुसार, मन की बात जानने वाला। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आई। करेक्ट ऑप्शन मन का ओज और मन का ज्ञान। आगे देखिए कह रहा सूर और सुर, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन आ है अंधा, सुर। ऑप्शन बा है वीर, देवता। ऑप्शन सा है सोया हुआ, संगीत। ऑप्शन दा है विद्वान, देवता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बा। करेक्ट ऑप्शन वीर, देवता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। इसे लिखा नाक, वारिद, पायोधर, अर्क। तो नाका का क्या हो जाएगा? चेहरे की एक अंग है जिससे सूंघने और श्वास लेने का कार्य होता है। प्रतिष्ठा या सम्मान, जैसे नाक बचाना। वारिद, वारिद। मेघ या बादल, मेघ या बादल। जल देने वाला, जल की आपूर्ति करने वाला। पयोधरा, स्त्री के स्तन। मेघ या बादल, जल धारण करने वाले। अर्क, सूर्य। रस या सार, जैसे किसी पौधे या जड़ी बूटी का अर्क। गाय। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। किए हुए उपकार को मानने वाला। ऑप्शन है परोपकारी। ऑप्शन बा सज्जन। ऑप्शन सा है कृतज्ञ। ऑप्शन दा है महापुरुष। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा। करेक्ट ऑप्शन कृतज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो किए गए उपकार को ना मानता हो। ऑप्शन आ है अपकारी। ऑप्शन बा दुष्ट। ऑप्शन सा है घन। ऑप्शन दा है हानि पर। इसका हो जाएगा ऑप्शन सा। करेक्ट ऑप्शन कीर्तिघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कह रहा मोहन ने अलमारी खरीदा, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, महादेवी वर्मा का विपरीत थी। इसका शुद्ध वाक्य है वो देखते हैं। शुद्ध वाक्य, मोहन ने अलमारी खरीदी, मोहन ने अलमारी खरीदी। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, महादेवी वर्मा काव्यत्री थी। ये हो गया इसका शुद्ध वाक्य। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देखिए। वीर रस अथवा हास रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। कहा है उपमा अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। गा है दो अछंद अथवा कुंडलीय छंद का मात्रा सहित लक्षण उदाहरण लिखिए। तो इसको आप जो है देख लीजिएगा, क्योंकि रस छंद अलंकार ये सब तो कॉमन है और हर साल आते हैं, तो उसको मैंने पहले ही छठवीं बा को भी अच्छे से बता दिया। तो वहां से आप तैयार कर लीजिएगा सारा का सारा, और इसको देख करके आप सारा सेट जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आप जो बुरी एग्जाम में चूके ना, इस बार टॉप करना है तो करना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु योग्यता सहित आवेदन पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की और ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र, प्रार्थना पत्र लिखिए। उत्तर में लिखेंगे इसका। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, GGIC प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय है विद्यालय में खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, शबनीय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का एक छात्रा, अपना नाम हुआ, कक्षा लिखे हूँ। हमारे विद्यालय में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिससे छात्र छात्राओं को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने का अवसर मिलता है। हालांकि यह बताते हुए मुझे खेद हो रहा है कि खेलकूद सामग्री की कमी के कारण हम छात्र छात्राएं इन गतिविधियों में पूरी तरह से भाग नहीं ले पा रहे हैं। हमारे विद्यालय में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि खेलों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। पुरानी सामग्री या तो क्षतिग्रस्त हो चुकी है या अपर्याप्त है। इससे खेलों में हमारी रुचि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
खेल कूद शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसकी समुचित व्यवस्था हमारे समग्र विकास के लिए आवश्यक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि खेलकूद सामग्री जैसे कि बल्ला गेंद फुटबॉल वॉलीबॉल बैडमिंटन रैकेट नेट आदि उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपकी कृपा से हम छात्र छात्राएं खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करने में योगदान दे सकेंगे। धन्यवाद। दिनांक डालेंगे यहाँ आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्राएं आवास कक्षा डालेंगे यहाँ पे और अनुक्रमांक कुछ नहीं अपना तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण निराकरण के उपाय, विज्ञान उद्यान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय खेल। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। खेलकूद हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। मेरे प्रिय खेलों में से एक है क्रिकेट। यह एक ऐसा खेल है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्रिकेट का परिचय। क्रिकेट एक टीम खेल है जिसमें प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल बल्ले और गेंद से खेला जाता है। इसमें एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी दूसरी गेंदबाजी। वह क्षेत्र रक्षण जो टीम अधिक रन बनाती है वही विजेता बनती है। क्रिकेट का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ लेकिन आज यह भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। मेरे क्रिकेट से लगाव का कारण। मुझे क्रिकेट इसलिए पसंद है क्योंकि यह अनुशासन धैर्य और टीम भावना सिखाता है। जब मैं इसे खेलता हूं तो मुझे ऊर्जा और उत्साह का अनुभव होता है। विराट कोहली और एम एस धोनी जैसे महान खिलाड़ियों ने मुझे इस खेल के प्रति प्रेरित किया है। क्रिकेट के लाभ। क्रिकेट खेलने से हमारे शरीर में स्वस्थ रहता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। यह खेल हमें समय प्रबंधन, रणनीति बनाने और सामूहिक कार्य का महत्व समझाता है। इसके अलावा यह खेल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर भी प्रदान करता है। निष्कर्ष। क्रिकेट मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मुझे न केवल शारीरिक रूप से फिट रखता है बल्कि मुझे अनुशासन और संयम का पाठ भी सिखाता है। मेरे लिए यह खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। तो ये था आज का जो है वायरल पेपर। तो मैंने सारा का सारा वायरल पेपर सॉल्व करके आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें और हमारे चैनल को शेयर ज़्यादा करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों के बीच में और ही लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय जय भारत।